Hello everyone. Today we will deduce expression for resistivity, or we come to know about factors that affect resistivity. So let's get started. So here consider a long straight conductor having length L and area of cross section A. Area of cross section A. Okay. This conductor is connected to a battery like this. Okay. So this is positive terminal and this is its negative terminal. Due to this external source of battery, an electric field is set up. Electric field is set up. So this is positive polarity. So here positive potential, and here this end is connected with negative polarity. So this end is negative potential. So the direction of electric field is from positive to negative. Okay. Let n be the number of free electrons present in conductor per unit volume. Present in conductor per unit volume. It means what is n? N is this number of free electron present per means upon unit volume. Volume means V. Okay. Now next thing, we have to calculate here current flowing through conductor. तो एक हमने एक्सप्रेशन किया था जिसमें करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर कितना निकल के आया था, I is equals to NEAVD, where VD is the drift velocity of electron. इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ से कहाँ की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल. ओके. नाउ सेकेंड थिंग, हमें यहाँ पे पता है कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में E टॉ अपॉन m. इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. तो उस केस के लिए यहाँ पे हमारे पास I की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, n एज इट इज़ रहेगा एंड E यहाँ पे 2 टाइम्स आ जाएगा, जिसका मतलब E स्क्वायर A E टॉ अपॉन m. ना उसके बाद हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर. तो यहाँ पे पुट कर देंगे एन ई स्क्वायर ए वी. ई की जगह कितना आ जाएगा, v बाय एल. एम एज इट इज़ एंड ई की जगह आ गया v बाय एल. ओके. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस v को इधर की तरफ लेके आ जाएंगे. इस v को इधर की तरफ लेके आ जाएंगे तो एक्सप्रेशन ऐसे हो जाएगी I बाई वी इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन m इंटू एल. रेसिप्रोकल कर देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड. तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, v बाई आई इज इक्वल्स टू एन एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉ. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ नेक्स्ट एक्सप्रेशन, इसी में ही एक मैंने इससे पहले आपको एक एक्सप्रेशन बताई थी किस चीज़ की, आर रेजिस्टेंस की. सो रेजिस्टेंस को आपको पता है हम कैसे लिख के देते हैं, रो एल अपॉन ए. याद होगा सबको, ठीक है. फ्रॉम ओम्स लॉ के एक्सप्रेशन से हमें पता है R इज इक्वल्स टू कितना होता है, V बाय आई. सो इट मीन्स कि मैं यहाँ पे R के बदले क्या लिख सकती हूँ, V बाय आई लिख सकती हूँ. बाकी सब एज इट इज़ राइट हैंड साइड में. नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 एंड 2 में देखें तो दोनों के LHS क्या है, सेम है. सो RHS क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we get rho L by A is equals to ml upon n E square A tau, जिसमें से L से L कट, A से A कट हो जाएगा एंड रो जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो क्या निकल के आएगी, m अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टो.
m/ne² tau। सो इट मीन्स कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी, इस पूरे को हम इरेज कर देते हैं एक्सप्रेशन को पूरा, सिर्फ हमें यहाँ पे इसका फॉर्मूला याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो रो है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, रो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट रहेगा, ये आपको पता ही है, ई भी कांस्टेंट होता है 1.6 × 10⁻⁹ एन और टॉ पे। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो रो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकल के आ रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये किस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर पे कि उसके नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, तो वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। तो आप सबको पता होगा कि सबसे अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सिल्वर होता है। तो सिल्वर का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिस पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो उतना ही ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर बोला जाता है। तो इट मीन्स कि सिल्वर में एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू सबसे कम होगी। अगर हम इसी में कॉपर की बात करें तो कॉपर उससे थोड़ा कम में आता है, सिल्वर से थोड़ा कम में आता है। तो कॉपर के हिसाब से देखें तो कॉपर में अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के कंपैरिजन उसमें क्या होंगे, कॉपर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। जब कम होंगे तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी कॉपर की एज कंपैरिजन टू सिल्वर के क्या निकल के आएगी, ज़्यादा निकल के आएगी। सो इट मीन्स जिसमें जितने ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम उसमें उतनी ही कम उसकी क्या होगी, रेजिस्टिविटी। तो इट मीन्स कि जो एन है वो किस पे डिपेंड करता है, एन डिपेंड करता है मटेरियल पे। जो भी हम कंडक्टर का मटेरियल ले रहे हैं उसकी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सो इससे हमें क्या पता लग रहा है, देयरफॉर रो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, जो इससे पहले वाले लेक्चर सेशन में भी मैंने डिस्कस किया था, नेचर ऑफ मटेरियल। अगर नेचर ऑफ मटेरियल सेम होगा तो इट मीन्स रेजिस्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन अगर हमने वहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट ले लिया, कॉपर या सिल्वर, कॉपर या एल्यूमिनियम, तो उस केस में रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिफर करेगी। ओके, सेकेंड जो हमारे पास निकल के है, रो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू टॉ के। इट मीन्स कि जितना कम रिलैक्सेशन टाइम, याद होगा रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, वो टाइम जो कि इलेक्ट्रॉन दो सक्सेसिव वो पाथ कवर करने में लगाता है जब उसके दो सक्सेसिव कोलिजन होते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। वो रिलैक्सेशन टाइम जितना कम उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टिविटी। इट मीन्स कि जब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, जब रिलैक्स कम मिलेगा उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को, तो इट मीन्स उसका कोलिजन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा, और जब कोलिजन ज़्यादा तेज़ी से होगा तो कोलिजन का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इट मीन्स कि रिलैक्सेशन टाइम का, अब ये रिलैक्सेशन टाइम कम कैसे हो सकता है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास कोई एक कॉपर, मैंने कंडक्टर ले लिया, ओके, अब कॉपर जब कंडक्टर ले लिया उसका मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उस केस में जो भी वो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ज़्यादा हो जाएगी उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन पहले के कंपैरिजन ज़्यादा क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे। जब ज़्यादा तेज़ी से कोलाइड करेंगे तो उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम, और रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिलैक्सेशन टाइम डायरेक्ट और डायरेक्ट किससे रिलेट करता है, जैसे एन किससे रिलेट करता है, नेचर ऑफ मटेरियल से, वैसे ही रिलैक्सेशन टाइम किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेज। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस वजह से जो हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी वो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे देख लीजिए रिलेशन कैसे बैठाया है, यहाँ पे ये हमारे पास था कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे टॉ की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो दोनों के बीच में भी कैसे रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो मैं यहाँ पे टी लिख देती हूँ, टी मतलब टेम्परेचर। तो रो का भी रिलेशन इसके साथ रिलैक्सेशन टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर का भी रिलैक्सेशन टाइम के साथ जो यहाँ पे रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो आपस में इनका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके, अब बात आती है क्या रेजिस्टिविटी क्या और भी किसी फैक्टर्स या किसी और फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करती है। सो यस, हम यहाँ पे 1 बाय 1 उसको निकालेंगे एक्सप्रेशन के थ्रू और देखेंगे कि रेजिस्टिविटी और पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज़ में कैसे कैसे डिपेंड करती है, और जैसे कि करंट डेंसिटी हो गया या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हो गया, तो उस हिसाब से उन पर क्या असर पड़ता है रेजिस्टिविटी का। ओके, सो देखते हैं।
तो हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर मैं यहाँ पे रो का फॉर्मूला निकालूँ तो वो ये निकल के आ जाएगा। अब एक एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे पता है, किसका एक्सप्रेशन, फ्रॉम ओम्स लॉ का, फ्रॉम ओम्स लॉ। आर की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, वी बाय आई लिख सकती हूँ। सो रो एज इट इज़, आर की जगह यहाँ पे आ जाएगा वी बाय आई और बाकी एज इट इज़ लिख देंगे ए बाय एल। अब हमें एक और चीज़ पता है, वो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय एल। और एक करंट डेंसिटी का फॉर्मूला, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आई बाई ए। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये वी बाय एल, ये दिख रहा है आपको वी बाय एल, ये वी बाय एल की जगह तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है, इसके बदले क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। और एक यहाँ पे आ रहा है आई बाई ए, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, आई बाई ए, और आई बाई ए यहाँ पे क्या है, जे के इक्वल है, तो इट मीन्स नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे जे। सो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे देखें करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी का कैसे रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। कैसे कि कहीं पे अगर किसी पर्टिकुलर करंट कंडक्टर की करंट डेंसिटी अगर हमने क्या कर दी है, इंक्रीज कर दी, तो इट मीन्स उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। ओके, ना नेक्स्ट इसमें मोबिलिटी के टर्म्स में निकाल लेते हैं। मोबिलिटी के टर्म्स में निकालने के लिए, ये तो हमने किसके टर्म्स में निकाला है, इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी के टर्म्स में। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आपको सिर्फ इतना ही एक्सप्रेशन करना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछ लिया गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वी डी अपॉन ई था जिसका फॉर्मूला, मोबिलिटी म्यू, तो क्या होगा, तो एक आपने एक्सप्रेशन पढ़ी थी करंट डेंसिटी की, J इज इक्वल्स टू एन ई वी डी, ये एक्सप्रेशन, ठीक है, जो हमने करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला था इससे पहले, वो रिलेशन है ये, ठीक है, हमें यहाँ पे पुट करना है। सो रो इज इक्वल्स टू ई अपॉन एन ई वी डी, ओके। और एक इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का फॉर्मूला जो बाय डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, वी डी अपॉन ई होता है, सबको पता ही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वी डी अपॉन ई आ रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, रो, पहले तो जो चीज़ें एज इट इज़ बच रही है उसे एज इट इज़ उतार देंगे, ठीक है, वी डी अपॉन ई, वी डी के सामने क्या है, म्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू। तो इससे भी हमें यही पता लग रहा है कि जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो इट मीन्स विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर डिक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट इसके साथ आते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ जो किससे थोड़ी रिवर्स फॉर्म में, इन्वर्स फॉर्म में है, जो हमने इससे पहले क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको पता है क्या प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी जो करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, करंट के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो करंट क्या है, यहाँ करंट का यहाँ पे एनिमी कौन है, एनिमी कौन है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो उसको रोकने का काम कर रहा है। अब करंट का एक यहाँ पे दोस्त भी तो होना चाहिए, तो दोस्त कौन है यहाँ पे, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, तो ऐसे में याद रखना है, ठीक है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था ना, आगे ए एन सी आ रहा है, ऐसे याद रखना है, ठीक है, प्रॉपर्टी को बता रहा है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करंट, जो करंट को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, ठीक है, ये था, इसको हटा दो। और इसी का दुश्मन कौन है, जो यहाँ पे करंट को सपोर्ट कर रहा है, तो रेजिस्टेंस का दुश्मन हो जाएगा इसका जस्ट इनवर्स, तो वो कौन है, कंडक्टेंस, इसमें भी ए एन सी ई आ रहा है, ठीक है, लास्ट में, और इसको हम इंडिकेट कराते हैं कैपिटल जी से। ये क्या करता है, करंट को सपोर्ट करता है, सपोर्ट करंट। तो जिस कंडक्टर के अंदर जितनी ज़्यादा कंडक्टेंस की प्रॉपर्टी, उसके अंदर से उतना ज़्यादा क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये इसी का रिवर्स है, इन्वर्स है, तो इट मीन्स हम कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, इट इज़ द इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस। एसआई यूनिट देखिए, इसकी एसआई यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट इसकी थी ओम, जिसको हम किस सिंबल से दिखाते थे, ओमेगा सिंबल से दिखाते थे, ठीक है। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ओम, इन्वर्स होगी, या फिर
ऐसे करके सिंबल की फॉर्म में ओमेगा इन्वर्स। और इसी का जस्ट उल्टा करके पढ़े, ओम को ही अगर मैं उल्टा करके पढ़ूँ MHO मो, तो इसकी एक और SI यूनिट है मो, इसे हम मो भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही इसकी एक और यूनिट होती है, मो की जगह एक और भी हम यूनिट यूज़ कर सकते हैं, साइमन। साइमन भी इसकी यूनिट होती है। सो ओम इनवर्स मो साइमन, ये किसकी यूनिट है? कंडक्टेंस की यूनिट है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या, अभी इसके बाद हमने एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, रेजिस्टिविटी, रो से इंडिकेट करा रहे थे। ठीक है, ये रेजिस्टिविटी क्या बताता है? पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना भी वो कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ऑफर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसी का जस्ट एक इन्वर्स होता है जिसको हम, जैसे यहाँ पे कंडक्टेंस था, तो यहाँ पे क्या हो जाए? कंडक्टिविटी। तो इट मीन्स कि पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में वो पर्टिकुलर कंडक्टर कितना अमाउंट ऑफ करंट को अपने से ईजिली फ्लो करवा पा रहा है, वो हो गई उसकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं? सिग्मा से यहाँ पे। ठीक है, अब बात आती है कि इसको देखें हम तो ये इसका रिवर्स है, तो क्या होगा यहाँ पे? सिग्मा को हम किससे दिखाएंगे? 1/ρ से। तो जितने भी आपने रेसिप्रोसिटी के फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उन सबको अगर आप रेसिप्रोकल फॉर्म में पढ़ें तो रेसिप्रोकल फॉर्म में किसके फॉर्मूले कहलाए जाएंगे? कंडक्टिविटी के। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट क्या थी? याद होगा आपको, ओम। आगे याद होगा ओम मीटर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो सकती है? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसके अलावा एक और आपने इसकी यूनिट पढ़ी थी, वो कौन सी थी? ओम मीटर तो हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट एक और यूनिट इसकी अगर हम देखें, ओम इनवर्स की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? मो। ठीक है, ओम की जगह मो और मीटर इनवर्स। और अभी मैंने बताया ओम इनवर्स की जगह हम मो तो लिख सकते हैं, साथ साथ साइमन भी लिख सकते हैं, तो साइमन मीटर इनवर्स। ओके, तो ये हो जाएगी इसकी यूनिट। अब आपने कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, करंट डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं। अब एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, जैसे कि अगर आपसे पूछ रहे कि स्टेट ओम्स लॉ, तो आप उसका स्टेटमेंट तो लिख ही लेंगे इजीली, और उसकी एक्सप्रेशन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में तो V = IR आप लिख लेंगे। लेकिन अगर आपसे डिडक्शन पूछ लिया, डिड्यूस पूछने के लिए यहाँ पे दे दिया गया कि ओम्स लॉ, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो उस केस में यहाँ पे उसका वेक्टर फॉर्म हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके थ्रू? अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो अगर वहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि ऑलवेज सिर्फ आपको वहाँ पे क्या लिखना है? एक्सप्रेशन लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ इसका फॉर्मूला लिख रही हूँ, सिग्मा ई के ऊपर वेक्टर, जिसमें जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है, सिग्मा यहाँ पे कंडक्टिविटी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, और करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इसलिए इनके ऊपर वेक्टर आ रखा है। अब इसे डिड्यूस कैसे करना है? तो डिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? जो ओम्स लॉ का मैग्नीट्यूड फॉर्म है, फ्रॉम ओम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड फॉर्म, क्या होता है? V = IR होता है। हमने एक एक्सप्रेशन पढ़ रखी है क्या? E = कितना? V/L। अगर मैं यहाँ से V का फॉर्मूला निकालूँ तो क्या निकल के आएगा? V = E × L। इस V की जगह क्या आ जाएगा? E × L, वेयर L इज़ द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। ओके, I एज इट इज़। R का एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, रो L/A, वो यहाँ पे पुट कर रही हूँ। रो, ये L और रो को बनाने में थोड़ा डिफरेंस रखना, L/A, बोथ साइड L हैं तो L से L कट हो जाएगा, और इस रो को आप इसके नीचे लेके आ जाइए, E के नीचे, E/ρ = I/A। हमें पता है कि 1/ρ किसके इक्वल होता है? कंडक्टिविटी सिग्मा के। दूसरी चीज़ I/A किसके इक्वल होता है? J के, जो कि क्या होती है? करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, E एज इट इज़ रहेगा, 1/σ है, सॉरी 1/ρ है, 1/ρ की जगह कितना आ जाएगा? सिग्मा = I/A कितना है? J। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म
तो जे को हम LHS में लिख देते हैं, जे के ऊपर वेक्टर, जो जो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं. सो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ.